साल 1955 में इब्राहिम कास्कर और उनकी पत्नी अमीना बी दोनों साथ में निराली शाह बाबा के पास जाते हैं और निराली शाह बाबा एक भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हें 6 बेटे होंगे और उसमें से दूसरा बेटा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उसकी छाप इस दुनिया पर ऐसी पड़ेगी कि कई पीढ़ियां उसे याद रखेगी और वो दूसरा बेटा बड़ा होकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बनता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियाज़ मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की। आज हु डू यू थिंक सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन होगा इंडिया में? दाऊद इब्राहिम ही है और कोई नहीं। आखिर कैसे दाऊद इब्राहिम मुंबई की छोटी सी गलियों से निकलकर अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बनता है? My main focus was on Dawood Ibrahim, the boss of the Mumbai organized crime syndicate, the D Company. आइए दाऊद इब्राहिम की पूरी स्टोरी को इस वीडियो में डिकोड करते हैं। भारत की रॉ एक खुफिया एजेंसी 100 और होंगी, वो सब आज तक ये पता नहीं कर सकी कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है। 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में दाऊद इब्राहिम का जन्म होता है। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल थे। आज के समय में हेड कांस्टेबल होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1960s के टाइम पर हेड कांस्टेबल की पोस्ट बहुत बड़ी मानी जाती थी। इब्राहिम कास्कर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे और उनका अंडरवर्ल्ड के डॉन्स तक सम्मान करते थे। इब्राहिम कास्कर के पास इज्जत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पैसा कम था, इसलिए उनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी। लेकिन इब्राहिम कास्कर को निराली शाह बाबा की भविष्यवाणी पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो दाऊद इब्राहिम का एडमिशन मुंबई के एक प्रोमिनेंट इंग्लिश स्कूल में करवाता है और बाकी बेटों का एडमिशन नॉर्मल म्युनिसिपैलिटी स्कूल में करवाता है। सब कुछ सही चल ही रहा था, लेकिन अचानक से 1966 में दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर को पुलिस हेड कांस्टेबल की पोस्ट से सस्पेंड कर दिया जाता है। पहले ही पैसा कम था और सस्पेंशन के बाद दाऊद का पूरा परिवार और ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाता है। खाना सबसे ज़रूरी था, इसलिए दाऊद इब्राहिम को इंग्लिश स्कूल से निकालकर एक नॉर्मल म्युनिसिपैलिटी स्कूल में डाल दिया जाता है। इब्राहिम कास्कर पैसे कमाने के लिए बाशु पठान के पास काम मांगने जाता है। बाशु पठान उस वक्त मुंबई का एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन था, लेकिन इब्राहिम कास्कर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे और इसलिए वो कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए इब्राहिम बाशु पठान की छोटी मोटी डिलीवरी और पैसा पहुंचाने का काम करने लग जाते हैं। अब इब्राहिम कास्कर दाऊद पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही दाऊद इब्राहिम ने चोरियां करना, पॉकेट मारना और धमकाकर पैसे वसूलना शुरू कर दिया था। लेकिन दाऊद इब्राहिम एक बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। दाऊद ने उन्हीं के मोहल्ले के एक आदमी की सोने की चेन चुराई थी और उस आदमी ने इब्राहिम कास्कर को ये सारी चीज़ें बताई और उस दिन इब्राहिम कास्कर ने दाऊद को बहुत ज़्यादा पीटा, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरा और उसने चोरियां करना और इलीगल धंधे करना जारी रखा। दाऊद और उसकी गैंग अब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पहचान में आने लगी थी, लेकिन ये बात बाशु पठान को पसंद नहीं आती है। इसलिए साल 1974 में बाशु पठान के भाई हामिद ने दाऊद गैंग की एक लड़की को बहुत ज़्यादा पीटा और ये बात जब दाऊद को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को निगल जाता है और शांत हो जाता है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ये जानता था कि बाशु पठान एक बहुत बड़ा डॉन है और बाशु पठान के दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर पर भी कई सारे उपकार हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाशु पठान इब्राहिम कास्कर की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और ये बात दाऊद को बर्दाश्त नहीं होती है और वो बाशु पठान से बदला लेने का फैसला करता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, वो एक बहुत ही समझदार डॉन था। दाऊद इब्राहिम ये जानता था कि बाशु पठान एक बहुत बड़ा डॉन है और उसको हराने के लिए वो एक बहुत तगड़ा प्लान बनाता है। दाऊद ये जानता था कि बाशु पठान हर फ्राइडे नमाज़ पढ़ने के लिए आता है और उस वक्त उसके पास ज़्यादा हथियार नहीं होता है और ज़्यादा पठान भी मौजूद नहीं होता है। फ्राइडे को जैसे ही बाशु पठान नमाज पढ़कर बाहर आता है, दाऊद गैंग उस पर हमला कर देती है, लेकिन एक अलग अंदाज में। दाऊद गैंग कांच की सोडा की बोतल्स दे दनातन दे पठान गैंग पर मारती है और वो घायल हो जाते हैं। और जैसे ही बाशु पठान दाऊद पर हमला करता है तो दाऊद इब्राहिम लाइट के बल्ब से बाशु पठान पर पलटवार करता है और वो भी घायल हो जाता है। पठान गैंग वहाँ से डर कर भाग जाती है और तुरंत ही दाऊद गैंग के लोग पठान गैंग के मोहल्ले पहुँचते हैं और वहाँ पर सब कुछ तहस महस कर देते हैं। दाऊद इब्राहिम ये जानता था कि कुछ महीनों तक बाशु पठान पलटवार नहीं करेगा और बेइज्जती के कारण वो कुछ महीनों तक अपना मुंह तक नहीं दिखाएगा। इसलिए कुछ दिनों बाद दाऊद इब्राहिम ने बाशु पठान को एक केस में फंसाकर पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार करवा लिया। दाऊद इब्राहिम का बचपन से ही मुंबई पर राज करने का और मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनने का सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए उसे कई और डॉन्स को भी हराना था, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा खिलाड़ी था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये नाम बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत ज़्यादा मशहूर है। हाजी मस्तान के बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में बहुत ज़्यादा गहरे कनेक्शन है और हाजी मस्तान कभी भी ग्राउंड लेवल पर वायलेंस नहीं करता था, लेकिन उसके काले धंधों के बारे में सब जानते थे।
दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान को पसंद नहीं करता था और हाजी मस्तान को बाशु पठान की तरह हराया नहीं जा सकता था। इसलिए दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी आइडेंटिफाई करता है और वो थी पैसा। साल 1974 में डॉक्स पर जो भी स्मगलिंग का सामान आता था उसमें से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हाजी मस्तान का होता था। हाजी मस्तान के दिए गए एड्रेस पर यह पैसा टैक्सी में डालकर पहुंचाया जाता था। दिसंबर के महीने में दाऊद इब्राहिम को एक खबर मिलती है कि हाजी मस्तान के 5 लाख रुपए डॉक से उसके पास पहुंचने वाले हैं और दाऊद इब्राहिम इस पैसे को लूटने का प्लान बनाता है। जिस रास्ते से ये टैक्सी गुजरने वाली थी वहाँ पर दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग खड़ी हो जाती है और दाऊद इब्राहिम पूरे स्टाइल में खड़ा था, मुंह में सिगरेट, शर्ट के कॉलर तने हुए, ऊपर के 4 बटन खुले हुए और आंखों पर काला चश्मा। जैसे ही टैक्सी आती है दाऊद गैंग उस टैक्सी को पकड़ लेती है और सारा पैसा लूटकर भाग जाती है। दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान के पैसे लूटने का जश्न मना रहा था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब पता ये चलता है कि ये पैसा हाजी मस्तान का नहीं बल्कि एक मल्टीनेशनल बैंक का था। अगले दिन पेपर में खबर छप जाती है कि दाऊद गैंग एक बैंक के 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो चुकी है और जैसे ही ये खबर दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर पढ़ते हैं तो उनकी गर्दन शर्म से झुक जाती है। वो तुरंत ही दाऊद इब्राहिम को ढूंढते हैं और उसे रात भर अपनी पुरानी पुलिस बेल्ट से पीटते हैं और सुबह पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस को पूरा पैसा मिल चुका था, इसलिए दाऊद इब्राहिम की सज़ा कम हो जाती है और वो जल्द ही जेल से छूट जाता है। दाऊद इब्राहिम का दूसरा और सबसे बड़ा दुश्मन था पठान गैंग और उनका लीडर करीम लाला। पठान गैंग को हराने के लिए दाऊद इब्राहिम ने इलेक्शन का सहारा लिया। एक न्यूज़ जर्नलिस्ट नातिब दाऊद इब्राहिम का बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है। नातिब पठान गैंग के बारे में सारे सबूत इकट्ठा करके बुरा भला लिखता था, किस पठान ने किसको मारा और पठान गैंग के सारे काले धंधे के बारे में वो हर रोज़ पेपर में कुछ ना कुछ लिखता था और नातिब की वजह से पठान गैंग का जीना हराम हो चुका था। दाऊद इब्राहिम को इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को खड़ा करना था और उसे नातिब से बेटर ऑप्शन नज़र नहीं आता है, इसलिए साल 1977 में कैंडिडेट के रूप में लोकसभा के इलेक्शन में नातिब को खड़ा कर दिया जाता है। इलेक्शन से पहले सरकार सभी क्रिमिनल्स को कुछ वक्त तक जेल में डाल देती है ताकि इलेक्शन तक कोई भी दंगे फसाद या मारामारी ना हो, लेकिन पठान गैंग हर रोज़ किसी न किसी को मार रही थी और दंगे कर रही थी और इसलिए पठान गैंग को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन पुलिस पठान गैंग से डरती थी और वो उन्हें नहीं रोक पाती है। पुलिस दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर की भी मदद लेती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता है। नातिब एक क्राइम रिपोर्टर था, इसलिए पुलिस स्टेशन में आता जाता रहता था और नातिब ने एक दिन पुलिस वालों को सलाह दी कि पठान गैंग को रोकने के लिए तुम दाऊद इब्राहिम की मदद ले सकते हो। पुलिस दाऊद इब्राहिम की मदद लेती है और दाऊद गैंग पठान गैंग को रोकती है और जहाँ पर मामला बिगड़ जाता था वहाँ पर पुलिस सिर्फ पठान गैंग के लोगों को ही गिरफ्तार करती थी और दाऊद गैंग के लोगों को छोड़ देती थी और इसी वजह से पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच में दिन प्रतिदिन दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। इलेक्शन करीब आ चुके थे और इसलिए दाऊद इब्राहिम इलेक्शन के कैंपेन्स में पूरा जोर लगा देता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम अभी सिर्फ 22 साल का था और उसे उतना पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं था। इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं और नातिब इलेक्शन में हार जाता है और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके बाद से वो पठान गैंग के खिलाफ बिना किसी सबूतों के कुछ भी पेपर में लिखने लगता है और ये चीज़ पठान गैंग के लीडर करीम लाला को बर्दाश्त नहीं होती है और 17 अगस्त की रात को वो नातिब को मार देते हैं। और दाऊद को जैसे ये बात पता चलती है तो दाऊद इब्राहिम बदले की आग में जलना शुरू हो जाता है। जहाँ पर दाऊद पहले सिर्फ पैसे और इज्जत के लिए सारे काम करता था, अब दाऊद के सर पर बदले का जुनून सवार हो जाता है। दाऊद सबसे पहले पठान गैंग में से अयूब लाला को मार देता है। दाऊद हर महीने किसी न किसी पठान गैंग के लोगों को मार रहा था और सिर्फ 22 साल की उम्र में दाऊद इब्राहिम ने पूरे मुंबई में दहशत फैला रखी थी। पठान गैंग और दाऊद गैंग की दुश्मनी के कारण हाजी मस्तान के धंधे में भी असर हो रहा था, इसलिए हाजी मस्तान सारे डॉन्स को अपने बंगलों पर बुलाता है और पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच में सुलह करा देता है। दाऊद इब्राहिम एक बहुत ही समझदार डॉन था और वो इस वक्त तक इंडिया का सबसे बड़ा स्मगलर बन चुका था। जहाँ पर सारे बड़े बड़े डॉन्स समुद्र और शिप्स के थ्रू स्मगलिंग करते थे, वहीं पर दाऊद इब्राहिम पहला ऐसा स्मगलर बनता है जिसने एरोप्लेन्स के थ्रू स्मगलिंग शुरू की। पहले के टाइम में इंडिया के एयरपोर्ट्स पर उतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती थी। होता यह था कि दाऊद इब्राहिम का एक आदमी सोने से भरा हुआ मिठाई का बॉक्स लेकर एयरपोर्ट के कचरे के डब्बे में डाल देता था और बाहर दाऊद गैंग के लोग इस सोने को उठा लेते थे। लेकिन साल 1980 में दाऊद इब्राहिम का माल पकड़ा जाता है, लेकिन वो रिश्वत देकर सारा मामला शांत कर देता है। दाऊद इब्राहिम कई सारे तरीक़ों से अलग अलग माल को स्मगल करके बेशुमार पैसा छाप रहा था और ये चीज़ पठान गैंग के लीडर करीम लाला को बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए करीम लाला मनिया सुरवे के हाथों दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर को मरवा देता है। हुआ ये था कि 12 फरवरी 1981 के दिन साबिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था और उन्हीं के पीछे पठान गैंग के लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। साबिर अपनी गाड़ी पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकाता है और वहीं पर पठान गैंग के लोग साबिर को मार देते हैं
और बाद में साबिर की बॉडी से पूरी 9 गोलियां निकाली जाती है। और जैसे ये बात दाऊद इब्राहिम को पता चलती है तो पहले तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो पठान गैंग से बदला ज़रूर लेने वाला है। लेकिन इस बार दाऊद इब्राहिम लायन की तरह वार करके जंगल का राजा यानी मुंबई का सबसे बड़ा एंड पावरफुल डॉन बन जाता है। दाऊद इब्राहिम पुलिस से मदद लेकर पठान गैंग के कई लोगों का इनकाउंटर करवा देता है और वो खुद भी कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है। धीरे धीरे करके पूरी की पूरी पठान गैंग खत्म हो जाती है और करीम लाला भी रास्ते से हट जाता है। उसी टाइम पर हाजी मस्तान ने भी रिटायरमेंट ले ली थी और वो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में घुस चुका था और इसलिए दाऊद इब्राहिम इस टाइम पर मुंबई एंड का सबसे बड़ा एंड पावरफुल डॉन बन जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं और पठान गैंग, करीम लाला, हाजी मस्तान और मुंबई के सारे डॉन शांत हो चुके थे एक्सेप्ट दाऊद इब्राहिम। और पुलिस के पास यही सही मौका था मुंबई अंडरवर्ल्ड को जड़ से ख़त्म करने का। जहां पर पुलिस पहले दाऊद इब्राहिम से डरती थी, अब वही पुलिस दाऊद गैंग के लोगों का एनकाउंटर करना शुरू कर देती है, जिसमें से सबसे फेमस है लोखंड वाला अटैक। ये एनकाउंटर 4.5 घंटे तक चलता है और 2500 बुलेट्स फायर की जाती है और 7 बड़े गैंगस्टर्स को मारा जाता है। पूरी मुंबई पुलिस दाऊद के पीछे पड़ जाती है और इसलिए दाऊद इब्राहिम मुंबई को छोड़कर दुबई भाग जाता है। अब दाऊद इब्राहिम दुबई से अपने सारे बिजनेसेस और काले धंधे को ऑपरेट कर रहा था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, जिसके कारण पूरे देश में दंगे होना शुरू हो गए थे। दाऊद इब्राहिम इसका बदला लेना चाहता था, इसलिए वो एक पाकिस्तानी संगठन ISI के साथ जुड़ जाता है। इंडिया में दंगे चल रहे थे, इसलिए ISI के पास एक अच्छा मौका था इंडिया पर हमला करने का। ISI 30 यंग लोगों को ट्रेन करता है और टाइगर मिनॉन ने 8 टन्स ऑफ RDX प्लस ग्रेनाइड्स और AK-47 स्मगल करके मुंबई में लाई थी। 12 मार्च 1993 को मुंबई के 10 जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में 257 लोग मारे जाते हैं और 700 लोग घायल हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का भी हाथ था और इसलिए इंडिया उसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित कर देती है। दाऊद इब्राहिम ने सोचा था कि एक छोटा सा हमला होगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसमें कई सारे मुंबई के मासूम लोगों की जान गई है तो वो घबरा जाता है और सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। वो तुरंत ही राम जेठमलानी, जो कि उस टाइम के एक फेमस लॉयर थे, उनसे कांटेक्ट करता है और उन्हें सारी बात बताता है। दाऊद इब्राहिम सरेंडर करने के लिए रेडी था, लेकिन उसकी 2 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि जो भी उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए वो सारे रद्द कर दिए जाए, और दूसरी ये थी कि जब वो इंडिया आएगा तो उसे हाउस अरेस्ट में रखा जाए, ना कि कोई रियल जेल में, और उसके ऊपर कोई भी टॉर्चर ना किया जाए। राम जेठमलानी ये सारी कंडीशन इंडियन गवर्नमेंट को बताता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तुरंत इन सारी कंडीशन को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि इंटेलिजेंट एजेंसी के ऑफिशियल्स को दाऊद इब्राहिम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उन्हें लगा कि दाऊद इब्राहिम फिर से भाग जाएगा। और पॉलिटिशियंस इसलिए मना कर रहे थे कि उन्हें ये डर था कि दाऊद इब्राहिम अगर इंडिया आ गया तो उनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि कई सारे महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन दाऊद इब्राहिम के काले धंधों में शामिल थे। 11 सितंबर 2001 के दिन 4 प्लेन्स को टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं और इस अटैक का नाम था 9/11 अटैक, जिसमें 3000 अमेरिकन मारे जाते हैं। इस अटैक में कई सारे टेररिस्ट ग्रुप शामिल थे, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, और इंडिया को दाऊद इब्राहिम को पकड़ना था। इसलिए इंडिया अमेरिका से कहता है कि शायद इस अटैक में दाऊद इब्राहिम का भी हाथ हो सकता है, और इसलिए अमेरिका भी दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर देती है। दाऊद इब्राहिम को लगता है कि अब उसके लिए दुबई सेफ नहीं है, इसलिए वो दुबई से भागकर पाकिस्तान के कराची शहर में छिप जाता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ही उसके लिए सबसे सेफ जगह थी। इंडिया मल्टीपल टाइम्स ट्राई करती है दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का, लेकिन हर बार इंडिया उसमें फेल हो जाती थी। इंडिया ने पाकिस्तान से भी कई बार दाऊद इब्राहिम को वापस देने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान साफ साफ मना कर देता था और वो कहते थे कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है ही नहीं और ना ही वो कराची में है। लेकिन इंडिया को बहुत सारे एविडेंसेस पहले ही मिल चुके थे कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है। अब दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था कि जैसे ही दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से बाहर निकलेगा, इंडिया उसे पकड़ लेगी। और साल 2005 में ऐसा होता भी है। दाऊद इब्राहिम की बेटी महरूख की शादी मक्का में 9 जुलाई को होने वाली थी और इसका रिसेप्शन 23 जुलाई को दुबई के एक बहुत बड़ी होटल में रखा गया था, और इस रिसेप्शन में दाऊद इब्राहिम भी आने वाला था। और ये सारी चीज़ें इंडिया के RNAW के एक एजेंट अजीत डोल को पता चल जाती है। अजीत डोल दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का एक प्लान बनाता है। वो दाऊद इब्राहिम के दुश्मन छोटा राजन के साथ हाथ मिला लेता है। छोटा राजन पहले दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी और वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। छोटा राजन अपने 2 शूटर को बॉर्डर पार करवा के दिल्ली भेज देता है। अजीत डोल एक होटल में उन 2 शूटर्स को पूरा प्लान समझाता है कि कैसे दाऊद इब्राहिम को मारना है। लेकिन उसी वक्त क्राइम ब्रांच के 2 ऑफिसर्स उस होटल में पहुंच जाते हैं और उन दोनों शूटर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। अजीत डोल उन ऑफिसर्स को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और उन दोनों शूटर्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं।
और इस तरीके से अजीत डोल का पूरा प्लान फेल हो जाता है और दाऊद इब्राहिम इस बार भी बचकर निकल जाता है। और तब से लेकर आज तक इंडिया दाऊद इब्राहिम को पकड़ नहीं पाई है। वैसे 2015 में कंफर्म हो चुका था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में ही छिपा हुआ है। दाऊद इब्राहिम की एक फ़ोन कॉल लीक हो गई थी जिसे आप सुन भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और आपके समय के लिए शुक्रिया।